नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में अब रुख करेंगे खबरों का। जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह विस्थापित करने, उनके पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विस्थापन हो या पुनर्वास, राज्य सरकार संसाधन जुटाने का काम कर रही है, जिस पर केंद्र की तरफ से भी राज्य को पूरी मदद का आश्वासन मिला है। जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे। और 2 स्थान वहाँ पर खोज रहे हैं, भूवैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। जियोलॉजिकल जो सर्वे है इत्यादि उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही वो सब ठीक पाया जाता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। बैठक के नोटिस आपने दिया, क्या केंद्र से कुछ राहत भी अपेक्षित करेंगे आप लोग बातें? हाँ, चूँकि वो टीम आज वहाँ गई है और कल हमने उनसे जो बात करी थी कि एक तो जल्दी से जल्दी इस बात का ठीक प्रकार से जो कॉज है वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा। और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। उसके आधार पर हम केंद्र से। जोशीमठ आपदा पर गंभीर है सरकार। वहीं प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि अभी विभाग की तरफ से 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें जल रिसाव के साथ आ रही मिट्टी की जांच, हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट होगी और इसके साथ ही जोशीमठ के लिए जीएसआई की टीम भी रवाना हो चुकी है। और इसके साथ विभाग ने विस्थापन के लिए जिन जमीनों का तलाश की है उनकी सीबीआरआई द्वारा जियोलॉजिकल जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। इनके अंदर जीएसआई की टीम जा रही है। पहला तो 3 जमीन हमने चिन्हित किया है, वो 3 जमीनों का जियोलॉजिकल स्टडी, ताकि वहाँ पे जो हमको रीसेटल करना है लोगों को, उसके लिए हम कार्रवाई कर सकें आगे। दूसरा, हमें चाहिए सीबीआरआई से जो घरों के डिज़ाइन बनने हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ, और प्लस जो वेंडर जो कि जल्दी बना दे, वो सीबीआरआई से चाहिए हमें। तो ये 2 चीज़ हमको सबसे प्रायोरिटी पे चाहिए। ये इमीडिएट जैसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जैसे जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, क्योंकि एक तो हो गया लोगों को रिसेटल करना, दूसरा जो जोशीमठ का डैमेज्ड पार्ट है एज वेल एज जो सेफ है, जहाँ पर अभी डैमेज नहीं हुए हैं, उन दोनों को हमको स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी, हमने कहा है 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टिगेशन करके देने पड़ेंगे। हरिद्वार से पतंजलि योगपीठ की तरफ से जोशीमठ के लिए राहत सामग्री के तहत 2000 कंबल और फूड पैकेट के 2 ट्रकों को योग गुरु बाबा रामदेव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज से जिला प्रशासन ने भी 2500 कंबल और 1000 फूड पैकेट के 4 ट्रकों को डीएम विनय शंकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड की एक बहुत ही संवेदनशील संस्था है और हमने लगभग 30 वर्षों से यह अपनी सेवा साधना की। तो आज यहाँ से हम 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए, उसके नित्य निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री है, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें। और जो भी हमसे बन पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम उनके दुख दर्द को बांट सकें, क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं और जो वहाँ पर मौके पर जो दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे होटलों से लेकर के बहुत सारे घरों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा। और ऐसे में लोगों के पास में कोई सहारा नहीं है। वहाँ के डीएम के निरंतर संपर्क में हम लोग हैं और डीएम ने ये वहाँ के बोला है कि ये सामान आने के बाद जैसे ही उनको तुरंत आवश्यकता होगी वो 2 दिन एडवांस में बताएंगे, तो हरिद्वार से बाकी सामग्री भेजी जाएगी। आगे और भी सामग्री भेजी जाएगी निश्चित रूप से। हम लोगों ने प्रिपरेशन अपनी कर रखी है। जैसे भी उनकी डिमांड आएगी, जैसे हमारे और 1000 फूड पैकेट्स और तैयार हो रहे हैं जो कल तक तैयार हो जाएंगे,
उनको यहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी रखने की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ आप जान ही रहे हैं। जैसे ही उनकी डिमांड आएगी यहाँ से तत्काल रवाना कर दिया जाएगा और 8-9 घंटे में वहाँ सामग्री पहुँच जाएगी। कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या अखाड़ों के द्वारा इसमें देखिए ये चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मैं हरिद्वार के सभी जो हमारे चाहे संत समाज हो, चाहे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि जो भी सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं सभी के सहयोग से जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे एकम्स ग्रुप का, ITC ग्रुप और हीरो ग्रुप, साथ ही साथ मनसा देवी के आचार्य जो हमारे हैं रविंद्रपुरी जी, उनका, और आदरणीय कैलाशानंद जी, सभी का सहयोग है। और ये शुरुआत है और हम लोग निरंतर संपर्क में हैं पतंजलि के भी, और साथ ही साथ जो हमारे गायत्री पीठ के यहाँ के आदरणीय चिन्मयानंद जी हैं, पांड्या जी, उनके भी संपर्क में हैं। सभी ने आश्वस्त किया है और सभी के यहाँ इसकी पूरी प्रिपरेशन है। डिमांड जोशीमठ में माउंट व्यू मलारी इनको तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस SDRF टीम मौके पर तैनात है और पुलिस ने हाईवे के दोनों तरफ बैरिकेड किया हुआ है। जोशीमठ मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने भू धसाव के मामले में राज्यपाल से आपदा ग्रसित क्षेत्र के लोगों को उचित मुआवजा देने के साथ ही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत लाभ दिए जाने की मांग की है। एक तो जिन लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान और मकान जमींदो हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उचित मुआवजा देने का काम सरकार करे, साथ ही साथ उनका रिहेबिलिटेशन ऐसी जगह हो जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है उचित स्थल हो। और तीसरा, हमने कहा कि सरकार ने घोषणा की कि जो किराए में रहेगा उसको हम 4,000 रुपये देने का काम करेंगे। 4,000 रुपये से कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का जो है जीवन यापन नहीं कर पाता है, तो वो धनराशि बढ़ा करके जो है 20,000 सरकार करने का काम करे और जोशीमठ को फिर से जो है पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो वैज्ञानिक है उनकी राय के मुताबिक जो कार्य किया जाए, ताकि जोशीमठ जो हमारी धार्मिक आस्था का भी केंद्र बिंदु है और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो पुनर्स्थापित हो सके। ये बात हमने आज महामहिम राज्यपाल जी से कही। आपको बता दें कि जिस तरह से जोशीमठ के मकानों में दरार पड़ रही है, उससे भी ज्यादा दरार टिहरी झील के कारण झील के समीप के पिपोला खास गांव के मकानों में पड़ी है और ऐसी दरारें देखने को आपको मिलेंगी। इन घरों में रहने वाले लोगों ने दूसरे के घर में शरण ली है। टिहरी झील के कारण मकानों में दरार पड़ने से गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है, तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे JC के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से। हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गाँव का है, जो हमारी ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गाँव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है। तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे JC के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज एक बार फिर से लंबी बहस हुई है। बचाव पक्ष जहां हत्या आरोपियों का नार्को टेस्ट न कराने की मांग करता रहा, तो वहीं सरकारी वकील की तरफ से नार्को कराए जाने की मांग की गई है। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय की रूलिंग दाखिल कर मामले में फैसला देने की अपील की गई है। मामले में अब कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। आज हमारे द्वारा वो निर्णय पेश किए गए माननीय न्यायालय के सामने और कुछ बिंदुओं पे न्यायालय ने अपना कंसेप्ट क्लियर किया कि भाई इन बिंदुओं पे आप पे बहस पॉइंट क्लियर कर दीजिए। तो हमारा कहना ये था कि उनकी एक तरीके से उनकी सहमति आ चुकी है और उस दशा में जबकि उनकी सहमति आ चुकी है तो अब इसमें नार्को का अक्यूज तीनों मुलजिमों का नार्को किया जाना जरूरी है। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा ये कहा गया कि उनको फिजिकली न्यायालय में पेश किया जाए, पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको फिजिकली पेश किया जाए, क्योंकि जो भी VC से उनसे पूछा जाता था वो किसी दबाव में नहीं पूछा जाता, उनसे स्वेच्छा से पूछा जाता।
माननीय न्यायालय सर्वप्रथम यही पहले पूछता है उनसे कि आपको कोई दबाव नहीं है, आप बिना किसी दबाव के जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहें। तो अब आज इस तरीके से इसमें पूरी बहस पूरी हो चुकी है, निर्णय दिए जा चुके हैं। अब इसमें कल नार्को टेस्ट में प्रार्थना पत्र के निस्तारण में फैसला माननीय में बहस हुई और अभियोजन पक्ष ने कहा कि वो अभियुक्त गण की शर्तों के अनुसार नार्को करवाने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने बात रखी है न्यायालय के समक्ष। हालांकि ये बात लिखित में नहीं कही, उन्होंने मौखिक बोला है। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि अभी वो अभियुक्त गण को वीसी से जोड़ेंगे, उनसे भी वार्ता करेंगे और उसके बाद न्यायालय इस मामले में कल निर्णय देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में गन्ना विभाग की तरह समीक्षा बैठक की है, जिसमें विभागीय मंत्री के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। गन्ना विभाग में किसानों की स्थिति को लेकर विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विभाग की तरफ से लगातार गन्ना किसानों के हित में काम किया जा रहा है, जिसमें इस वक्त पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही पिछले साल का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा है कि उनके द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि गन्ना किसानों के पिछले बिलों का भुगतान किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। एस्क्रो अकाउंट की देखरेख जो है वो उसका रिसीवर हमारे हरिद्वार के डीएम हैं, केन कमिश्नर हैं, एसडीएम हैं, और इकबालपुर चीनी मिल का जितना भी पैसा की कमाई होती है वो उस एस्क्रो अकाउंट में जाती है और 60% किसानों का पेमेंट होता है, 40% बैंकों का लोन का पेमेंट होता है। तो ये प्रक्रिया लगातार पिछले 3-4 साल से ऐसे ही चल रही है। 2 साल बीच में कोविड का रहा, जिसकी वजह से सबको समस्याएं रही और 140 करोड़ के आसपास इकबालपुर चीनी मिल का गन्ना किसानों का ड्यू है 18-19 और 17-18 का, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनके मैनेजमेंट से भी चर्चा हो रही है, कोर्ट में भी हमारी पैरवी सरकार की करी जा रही है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पेमेंट का किसानों को करवाया जाए। जो इस करंट सीजन का जो सत्र शुरू हुआ है, नवंबर 20 के आसपास वो सत्र शुरू हुआ था, वो पेमेंट का सिर्फ बकाया है। पिछले सारे सत्रों का पेमेंट जो है सरकार क्लियर कर चुकी है। जो पिछला सत्र था जो जिसमें 250 करोड़ की देनदारी सरकार की थी, वो हमने पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तराखंड में कि एक पेराई सत्र शुरू होने से पहले पिछली पेराई सत्र का पूरा पेमेंट हमने क्लियर किया था। और इस बार भी जो हमारे गन्ना किसानों का पेमेंट का जो इशू है, जो 2 महीने का सत्र का है, उसकी फाइल हमने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दी है। बहुत जल्द फाइनेंस हमको बजट मिलेगा और हम वो पेमेंट भी क्लियर। देखिए, मैं तो किसान हूँ और सरकार को यही चेतावनी है, किसान तो अपना हक लेना जानता है और अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो निश्चित रूप से हम संघर्ष के लिए उतारू होंगे। राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित सभी डीएम की तरफ से रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद भी पहचान पत्र निर्गत नहीं हो पा रही हैं, जिससे राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र शाह के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने प्रतिनिधिमंडल ने इस बाबत अपना ज्ञापन सौंपा है। राज्य आंदोलनकारी ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर में राज्य निर्माण आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करते हुए पहचान पत्र देने के कई जिलों के डीएम की सूची प्रेषित की गई है, पर ऐसे आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी नहीं किए जाए, जबकि दिल्ली में आंदोलनरत आंदोलनकारियों के राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण पर राज्य सरकार ने गंभीरता से काम करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की तरफ से आरक्षण को लेकर पूर्व में लगाई गई आपत्तियों पर अध्ययन किया जाएगा और इन आपत्तियों को दूर कर संशोधन बिल को फिर से राजभवन के भेजने का काम किया जाएगा। गवर्नमेंट की मंशा पे कोई शक नहीं है और मुझे लगता है कि पहली ही जो बैठक होगी सब कमेटी की बैठक, हम लोग भी माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी से जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उनसे मिल चुके हैं और हमने उनसे निवेदन यही किया है कि आप जो उस विधेयक को दोबारा राजभवन भेज दें और राजभवन को उसको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा भेजना और फिर गवर्नर को उस पर साइन करना मैंडेटरी है। ना वो इसको राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, ना ही वो इसको कहीं और भेज सकते हैं। इसलिए सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, उद्देश्य भी साफ है, वो वचनबद्ध है 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए।
बाजपुर के रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बता दें कि बाजपुर के रामलीला मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आज के समय में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के कोने कोने में हिंदू युवा और बेटियों की हत्या की जा रही है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आज के समय में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है, जिससे हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाने की बात कही। हमारी बहन बेटियां पूरे देश में खतरे में हैं और जिहादी आतंकवाद के हमले से कर्नाटक का प्रवीण नेतारू और हर्ष भी सुरक्षित नहीं है और जम्मू का हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो देश में अनेक घटनाएं आप सब भी जानते हो और उनके विरुद्ध आवाज उठाकर हिंदुओं की रक्षा करना यह हमारा काम है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रोजगार की समस्या को लेकर पंजाब राज्य को हमेशा अपने आप से समझौता करना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब के नौजवानों को रोजगार के लिए या तो देश के दूरदराज इलाकों में जाना पड़ता था या फिर विदेशों में जाना पड़ता था। पर इस पर आज तक किसी ने भी नकेल कसने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोजगार के लिए खाली होते जा रहे पंजाब के दर्द को भली भांति समझते हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए वादा किया था कि पंजाब के नौजवानों को पंजाब से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। रोजगार के लिए पंजाब सरकार राज्य में उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी, ताकि युवा पंजाब के भविष्य को संवार सके। इसी संकल्प के तहत पिछले कई महीनों में पंजाब में 25,000 से भी ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। मैं भगवंत मान गवर्नमेंट का बहुत थैंक्स करना चाहना, क्योंकि इन्होंने सानू ज्वाइनिंग दी, जो कि पिछली गवर्नमेंट्स बहुत सालों तो डिले कर रही थी। पर जिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ भगवंत मान इन्होंने आंदे सार सानू ज्वाइनिंग दी तो साडे पूरे 600 जूनियर ड्राफ्ट्समैन साडे सारे दी दिवाली बहुत अच्छी मनाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने ही राज्य में रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। युवाओं का सपना करेंगे साकार। पंजाब सरकार, आपकी अपनी सरकार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ मामले को लेकर लगातार सीएम से मुलाकात का समय मांग रहे कांग्रेसियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार 6 बजे मुलाकात का समय भी मिला। दरअसल कांग्रेस के नेता जोशीमठ में लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है और जिसके चलते कांग्रेसियों ने मंगलवार को सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया। लेकिन इन सब के बीच राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। यहाँ बैठी हैं सभी हमारे तंत्र का मजाक बना के रख दिया है। हम मिलना चाहते हैं, समय मांग रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। 6 तारीख से समय मांग रहे हैं भैया, आज 10 तारीख हो गई। इतनी बड़ी आपदा आ गई, जब आपदा में मुख्यमंत्री के पास मुख्य विपक्षी दल के सुझाव लेने का समय नहीं है तो आखिर इस राज्य का कैसे भला होगा, ये सोचनीय विषय। मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी यात्रा में भी ट्वीट कर रहे हैं।
हमारे खड़गे जी प्रेस कर दे रहे हैं, जयराम रमेश प्रेस कर दे रहे, एआईसीसी से प्रेस हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी और राज्य का नेतृत्व भी सोया हुआ है। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू इस घटना का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर राज्यपाल गुरमीत सिंह का आभार व्यक्त किया है। दरअसल राज्यपाल की तरफ से महिला आरक्षण की मंजूरी देने को लेकर आभार जताया गया है। इसके साथ ही कहा कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। धामी सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करने की विगत कई वक्त से बात चल रही थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए जल्द ही ड्राफ्ट बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आर्मी कैंप सहित नगर क्षेत्र के सुनील वार्ड, जेपी कॉलोनी, नरसिंह मंदिर, गांधीनगर में क्षतिग्रस्त भवनों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। हम सब लोग बहुत ही चिंतित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा करके चले गए हैं। चीफ सेक्रेटरी अपने पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ कैंप किए हैं। आर्मी हमारी हर समय चौकन्ना है। ये आर्मी वो आर्मी है जब 1905 में 5 ब्रिगेड अंग्रेज़ों ने अलग करी और सिविलियन को अलग करा, उसमें से एक ब्रिगेड जोशीमठ में आई है। ये अपने आप में बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें इसके पास हैं। 10 से 11 तक हमने दस्ते बचाव के लिए बना दिए हैं और हमारी आईटीबीपी की 3 बटालियन यहाँ पर अभी हैं। एक तो यहाँ है, 2 इर्द गिर्द हैं और इसके अगल बगल जहाँ जहाँ हमारी आर्मी है वो सब चौकन्नी है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं समेत तमाम लापरवाही को लेकर आए दिन जांच और कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना कोई कार्रवाई और ना ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। आलम यह है कि लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारी अभी भी मलाईदार पोस्टिंग काट रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर जांच के दायरे में आए दोषियों पर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। 3 आदेश दिए हैं जांच के और तीनों पे निश्चित रूप से जो है कार्रवाई की जाए। किस तरीके की कार्रवाई, कहाँ कोई जांच? देखिए, जो भी अगर गड़बड़ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि लगातार 3 आदेश दिए हैं जांच के और तीनों पे निश्चित रूप से जो है कार्रवाई की जाए। किस तरीके की कार्रवाई, कहाँ कोई जांच? देखिए, जो भी अगर गड़बड़ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए डोईवाला के जोली ग्रांट में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में परवादून जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परवादून जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा, मनोज नौटियाल और हेमा पुरोहित के साथ दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ मिलाकर देश की एकता का संदेश देते हुए बैठक की शुरुआत की। एक अपना संदेश देने की कोशिश की थी कि 27 जनवरी से 26 जनवरी से हमारी यात्रा शुरू होनी, भारत हाथ से हाथ जोड़ो। हमने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इसको ले जाना है और प्रत्येक गांव, ब्लॉक, नगर कमेटी और जिले की कमेटियां इसमें सहयोग कर रही हैं। हमारे प्रत्येक गांव से ये हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम शुरू किया जाए। हाथ से हाथ जोड़ो, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जैसे माननीय राहुल जी पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं तो बहुत से लोग मिल रहे हैं, गांव के लोग मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता मिल रहे हैं, पुराने जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं वो मिल रहे हैं। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो का भी उद्देश्य यही है कि हम बूथ स्तर तक जाकर, विधानसभा से ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक जाकर सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में चिन्हित नए प्रस्तावित टाउनशिप डेवलपमेंट की समीक्षा बैठक की है।
बता दें कि मंगलवार को विधानसभा के कार्यालय में समीक्षा बैठक में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 23 टाउनशिप के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें गढ़वाल मंडल में 12 जबकि कुमाऊं मंडल में 11 शामिल हैं। देखिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्शंस दिए थे और मेरे द्वारा भी लगातार कहा गया था कि हमारे प्रदेश के अंदर नई टाउनशिप डेवलप होनी चाहिए। तो पिछले दिनों इसमें हमारे गढ़वाल में 12 और कुमायूं में 11 यानी 23 टाउनशिप की जगह का चिन्हीकरण किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसमें सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब सभी चीज़ों का सर्वेक्षण वगैरह किया गया तो जो गढ़वाल से हमारी 7 और कुमायूं से 8 यानी 15 साइट को लगभग उसका रिकमेंडेशन किया गया है। लेकिन अब हमारे यहाँ लगभग 10 जो साइट हैं उस पर हम लोग पहले चरण में यानी कि प्राथमिकता के आधार पे उन पर एक्सरसाइज कर। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।